Students, in this video, we will discuss equilibrium of body. There are two types of equilibrium. One is static equilibrium, another is dynamic equilibrium. What is static equilibrium? When body remains in state of rest. जब एक बॉडी उसकी जो प्रीवियस कंडीशन था, यानी कि वो प्रीवियसली रेस्ट में था, अब भी रेस्ट में है. ओके, सो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी. इसीलिए वो बॉडी उसका मोशन का स्टेट नहीं चेंज किया है. क्लियर? तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम. ओके, सो सी दिस टू फिगर्स हियर. One is a block is resting on a plane. Block is at static equilibrium because block is not in motion. Block is at rest. Okay, and it maintains its condition at rest. Clear? And another figure is drawn. Two beams here holding another beam over there. Okay, so here is also a static equilibrium created by the three beams. Okay, now see dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium क्या होता है? एक बॉडी चल रहा है फिर भी वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है. कैसे? अगर एक बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेकर चल रहा है तब उसको हम कह सकते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है. ओके, क्यों है? क्योंकि उस बॉडी पर कोई फोर्स एक्टिंग नहीं कर रहा है. अगर कोई फोर्स उस बॉडी पर एक्टिंग करता तो वो बॉडी उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर जाता. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट ए बॉडी व्हिच हैज नो एक्सेलरेशन, ओके, ए बॉडी व्हिच हैज नो एक्सेलरेशन कैन बी सेड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम स्टेट. ओके, सो डायनामिक इक्विलिब्रियम रिमेन्स इन स्टेट ऑफ मोशन. एक बॉडी जब मोशन में था वो मोशन में ही रह रहा है एंड उसका जो प्रीवियस स्टेट था मोशन की वो उसकी प्रीवियस स्टेट ही बरकरार रख रहा है. कैसे? सो दो एग्जांपल है. मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट निकला यानी कि उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं, यानी कि उसके ऊपर कोई फोर्स एक्टिंग नहीं कर रहा है, सो वी कैन से द बॉडी इज मेंटेनिंग इट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके, एंड टाइप 2 रोटेशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड. अगर एक बॉडी रोटेट कर रहा है बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी कैन से द बॉडी इज मेंटेनिंग इट्स डायनामिक इक्विलिब्रियम. ओके, सो हियर टू फिगर्स ड्रॉन. बहुत सारा बादल है, बादल से बारिश का बूंदे टपक रहा है. ओके, बारिश का बूंदे जब टपक रहा है बादल से उसका वेलोसिटी था v1. आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स v2. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रहा है नीचे की तरफ. खींचते खींचते ये बादल जब एयर मॉलिक्यूल के बीच में आ गया सो क्या हुआ? एयर इज प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंस ओवर द ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन. रेन की ड्रॉपलेट्स की वेट नीचे की तरफ है और एयर की रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है. वो जो उसका वजन है रेन ड्रॉप की, उस वजन की ऑपोजिट साइड पर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है. किसका? एयर का. इसीलिए हो रहा है कि टोटल फोर्स आफ्टर सम टाइम बिकम्स जीरो. Okay, and if the total force becomes zero, the body will fall with its initial velocity. यानी कि ये बॉडी अगर यहाँ पर v वेलोसिटी अचीव कर लिया है एंड उसके ऊपर कोई फोर्स एक्टिंग नहीं कर रहा है. कैसे? ना उसकी वेट एंड उसकी जो ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर था वो दोनों इक्वल हो गया और टोटल रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया. सो द बॉडी मेंटेनिंग इस वेलोसिटी v over the whole column of air. Okay, so rain drop is maintaining a equilibrium, but this time this equilibrium is called dynamic equilibrium. Okay, so here another figure is drawn. Okay, a wheel is rotating with constant speed. Omega is equal to constant. Omega means angular speed. Okay, angular speed means per unit time that angular displacement is same. यानी कि एक certain type पर ये एक सेम एंगल क्रिएट कर रहा है. ओके, कैसे? सो let us assume a point here and draw a straight line here. After some time the point moves here. Please draw a straight line. ठीक है जी. Say after time t body moves from here to here and makes an angle theta.
Then after some time t, the body moves here to here, and here also it makes an angle theta. Okay, so equal time interval and equal angle is prevalent. If this is the condition of rotation of this wheel, we can say wheel is not accelerating. Okay, wheel is not accelerating, it maintains a constant angular velocity. Okay, so if a wheel maintains a constant angular velocity, ये अगर एक यूनिफॉर्म स्पीड पर रोटेट कर रहा है, इसे भी हम कह सकते हैं कि ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में है. ओके, so these two types of equilibrium should maintain these two conditions. तो क्या है दो conditions? Condition number 1, resultant of all forces acting on a body is 0. इसका मीनिंग ये है कि टोटल बॉडी के ऊपर जितना भी फोर्स क्रिएट हो रहा है, जितना भी फोर्स एक्टिंग कर रहा है, उन सब फोर्स की अगर रिजल्टेंट हम निकाल ले, अगर उसका रिजल्ट 0 आ गया, तब हम कह सकते हैं कि बॉडी का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी का कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है. यानी कि ये बॉडी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है और नहीं तो ये बॉडी रेस्ट पोजीशन पर है. क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन इज resultant of all torques, that is moment of force, is 0 with respect to any point on the body. इसका मीनिंग यह है कि अगर जो बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं उस बॉडी के ऊपर कोई पॉइंट हम ले ले, एंड टोटल टॉर्क with respect to the point of the body is 0, we can say there is no resultant torque acting on this body. Hence, since there is no resultant torque, there is no angular acceleration. Okay, इसका कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि इसका वेलोसिटी, इसका जो घूमने का स्पीड है वो टाइम के साथ नहीं बढ़ रहा है. ओके, अगर एक बॉडी के ऊपर टोटल टॉर्क 0 हो गया, बॉडी का घूमने का जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं बढ़ेगा, यानी कि उसका कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है. ओके, सो टू मेंटेन static or dynamic equilibrium, a body should follow these conditions, condition number 1 and condition number 2. These both conditions should be followed at same time by a body to be in a equilibrium position, equilibrium condition. Equilibrium may be static or dynamic. Static हो या dynamic equilibrium हो, दोनों equilibrium की conditions दो ही है. अगर हम एक बॉडी के ऊपर टोटल फोर्स 0 दिखा सकते हैं, एंड साथ ही साथ अगर हम बॉडी के ऊपर टोटल टॉर्क भी 0 दिखा दे, तब हम ये कह सकते हैं कि बॉडी इज फुल्ली एट इक्विलिब्रियम. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. सो नाउ वी डिस्कस सम प्रॉब्लम, सम इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम. Those problem will clear your concept much more better. Okay, so let us discuss the problems. So students, here is problem number 1. There is a rod and 10 kg weight is hanging at one end of the rod and another weight of 5 kg is hanging at the other side of the rod. Now we have to maintain the rod horizontally. We have to maintain the rod at horizontal. So where should we hang the rod? At which point we should hang the rod so that the rod becomes horizontal. Okay, so here is ground. ग्राउंड के ऊपर एक रॉड है, रॉड की दोनों एंड पर दोनों वेट्स हैं. कहां पर हम रॉड को हैंग करें जैसे वो रॉड इक्विलिब्रियम में रहे, यहां पर भी नहीं आए और ये यहां पर भी नहीं आए. ओके, सो लेट अस कंसीडर द पॉइंट इज हियर. सो हम कंसीडर करें कि इस पॉइंट में हम इसको हैंग कर दे. सो total length of the rod is given 10 semi. Okay, it is given. So let us assume that we hang the rod here at x distance from the 10 kg. So this distance will be 10 minus x. Okay, now if the rod
is in equilibrium, if the rod is at equilibrium, let us identify the forces on this rod. Okay, let us identify the forces on this rod. Okay, 10 kg, 5 kg, and it is hanging here. Okay. So the forces are that is 10 kg force. 10 kg force means 10 into 9.8 Newton. Okay, 10 kg force means 10 into 9.8 Newton. Here is another force is 5 kg force, that is 5 into 9.8 Newton. And since it is hanging over there, this rope will have some tension upward direction. Okay, so we can say this tension is equal to this force 10 kgf plus 5 kgf. Okay, so here the tension will be, let us add this 15 kgf. अगर हमको ये पूछे कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, we can calculate by adding those forces. Okay, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग है. क्वेश्चन है कि कहां पर ये जो रॉड है उसको हम हैंग करें. ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन. नाउ सिंस द रॉड इज मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, राइट, for static equilibrium the force is equal. Here in this direction the force in this direction is equal to force in this direction and in this direction. These three forces make our result 0. Okay, since ये 15 है, ये 10 है, ये 5 है, 10 और 5 मिलके जो 15 है वो 15 डाउनवर्ड्स की तरफ है, और ये जो टेंशन है 15 ऊपर की तरफ है. दिस 15 ऊपर की तरफ और दिस 2 15 नीचे की तरफ, ये दोनों आपस में नॉलिफाई कर रहा है. ओके, बट द टॉर्क इज ऑल्सो 0 हियर बिकॉज द सिस्टम इज नॉट रोटेटिंग. क्यों रोटेट नहीं कर रहा है? क्योंकि इसका ऊपर जो टॉर्क, टोटल टॉर्क है वो भी 0 ही है. लेट अस फाइंड आउट टॉर्क. आप इनमें इस जो ये जो रॉड है, इस रॉड के ऊपर एनी पॉइंट यू कैन सिलेक्ट, एनी पॉइंट. सो वी सिलेक्ट द पॉइंट O. ओके, वी सिलेक्ट द पॉइंट O. क्यों O, वाई O? अगर O की अगर instead of O we choose another point here, instead of O we choose another point here, we should calculate the torque of three forces, 1, 2 and also this tension. Okay, so if we assume the point here, we should calculate the torque of just this force and this force. Why not this force? Because this tension force is 0 torque with respect to this point. Why 0? Because tension force का जो direction है और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसमें कोई भी डिस्टेंस नहीं है, इसीलिए टेंशन की टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू दिस O पॉइंट इज 0. ओके, सो वी चूज दिस पॉइंट. जैसे हमको ये टेंशन के लिए टॉर्क हमको नहीं कैलकुलेट करना पड़े. ओके, सो नाउ कैलकुलेट द टॉर्क. 10 kg फोर्स का टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो 10 kg 10 इंटू ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x इज इक्वल टू 5 इंटू ये है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 10 माइनस x. ओके, सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हियर. ओके, 2x is equal to 10 minus x, 3x is equal to 10, x is equal to 10 by 3. Okay, so the distance will be 10 by 3 and this from this end and 10 minus 10 by 3 from this end. Okay, 20 by 3 centimeter. Okay, so we calculate the point of hanging. Okay,
एज यू सी स्टूडेंट्स, इसका जो मेन प्रॉब्लम, इसका जो मेन कैलकुलेशन ये है दिस वन. We just equate the clockwise and anti-clockwise torque. This calculation is not necessary for this problem. If they ask that calculate the tension of the rope, then we have to proceed in this way. But we are being asked about the point where we should hang this system, that a system makes an equilibrium condition. That is why we just apply this process. What is this process? Equate the clockwise and anti-clockwise torques. Let us discuss another problem. Students, ये है धन्नु और ये है मन्नु. ये दोनों मिलकर एक लकड़ी को कैरी कर रहे हैं. ये लकड़ी का जो टोटल लेंथ है, ये लकड़ी का जो टोटल लेंथ है वो है से 20 नहीं 2 मीटर. ओके, 2 मीटर मीन्स 200 सेंटीमीटर. इसका जो टोटल लेंथ है वो है 200 सेंटीमीटर. एंड इसका जो टोटल वेट है वो है 40 केजी. वो है 40 केजी. ये जो मन्नू है वो क्या कर रहा है, वो इस एंड से लेकर इस एंड से लेकर 20 सेंटीमीटर, 20 नहीं, इस एंड से लेकर 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये इसको माथे से बह रहा है. डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एंड. और ये धन्नु, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये यहां पर ही इस एंड पर ही इसको बह रहा है, इसको कैरी कर रहा है, putting the lakdi on his head, and the head of Dhannu is at the edge of the lakdi. Okay, तो आपको ये कहना है कि ये धन्नु और ये मन्नु के सर के ऊपर कितना कितना फोर्स पड़ रहा है. ओके, सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट. सो ये है हमारा धन्नु, उसकी फोर्स में जो उसकी हेड में, उसकी माथा पर ये फोर्स पड़ रहा है. से द फोर्स इज रिएक्शन R1. ये बांस जब इसके ऊपर फोर्स दे रहा है, ये धन्नु भी तो बांस की तरफ फोर्स दे रहा है. सो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले टोटल फोर्सेस फाइंड करेंगे ओवर द लकड़ी. ठीक है, लकड़ी के ऊपर ये धन्नु फोर्स दे रहा है R1 और ये मन्नु भी फोर्स दे रहा है, ये है R2. और इस लकड़ी का जो टोटल वेट है ना, वो वेट रहेगा इसका मिड पॉइंट पर. ये सेंटर ऑफ कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से आपको और भी अच्छे से समझ आएगी कि ये जो पेन है, इसका जो टोटल मास है, इस टोटल मास को हम इसकी ज्योमेट्रिकल सेंटर पर कंसीडर कर सकते हैं. इसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास. यानी कि इस टोटल लकड़ी का जो वेट है 40 केजी, उसको हम इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी कि इस तरफ से लेकर 100 सेंटीमीटर पर इसका टोटल मास हम कंसीडर कर सकते हैं. सो यहां से आ रहा है उसका टोटल मास 40 केजी. ओके, so there are three forces. Are there any forces acting on the lakdi? No sir, acting on the lakdi there are three forces, R1 40 kg and R2. R1 R2 ऊपर की तरफ, इसका रिजल्ट है R1 प्लस R2, और 40 kg नीचे की तरफ. सो इन दोनों मिलकर 40 kg कर देगा. 40 kg है. ओके, सो ऐसे नहीं लिखो, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 40. यह है इक्वेशन नंबर 1. सो R1 R2 40 मिलकर 0 प्रोड्यूस कर रहा है. R1 R2 और 40 तीनों मिलकर 0 प्रोड्यूस कर रहा है. R1 R2 और 40 एक्टिंग ऑपोजिट विथ ईच अदर. ओके, नाउ हम R1 और R2 के वैल्यू यहां से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों वेरिएबल है बट इक्वेशन एक ही है. हमको और एक इक्वेशन की जरूरत है.
कैसे हम और एक इक्वेशन बनाएंगे। अगर ये लकड़ी इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम मींस इट इज नॉट रोटेटिंग एंड इट इज नॉट ट्रांसलेटिंग। It is not translating because R1 R2 plus R2 is equal to 40. That is why it is not translating. टोटल फोर्स 0 है ना, इसके लिए ये ट्रांसलेटिंग नहीं कर रहा है, ये रोटेट भी तो नहीं कर रहा है ना, तो टोटल टॉर्क भी 0 है। नाउ लेट अस कैलकुलेट टॉर्क। अब हम लकड़ी की एनी पॉइंट पर टोटल टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही पॉइंट को चूज करेंगे जहां से ऑलरेडी फोर्स गुजर रहा है। सो लेट अस कंसीडर this point, say O. Now we will calculate total torque with respect to O of the three forces. इन तीनों फोर्स का हम टॉर्क निकालेंगे with respect to O. So R1 की टॉर्क होगा R1 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 100। ये R1 की टॉर्क है क्लॉकवाइज टॉर्क, और R2 की जो टॉर्क है वो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। R2 O की रिस्पेक्ट पर एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। सो ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को न्यूट्रलाइज कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, दैट इज R2 इंटू ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां पर 40 है, ये टोटल है 100, यहां से यहां पर 40 है, सो ये होगा 60। हालांकि तस्वीर में वही वो नजर नहीं आ रहा है ये जरा ज्यादा मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है छोड़ दो, एक काम करो इसको ही 60 बना दो। ओके, सो यहां पर ये लेंथ कितना होगा, 40 होगा। सो द क्लॉकवाइज टॉर्क इज R1 इंटू 100 एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज R2 इंटू 40। क्यों 40? क्योंकि ये मन्नू उस एंड से 60 सेंटीमीटर भीतर आकर बांस को, वो लकड़ी को माथे पर लिया है, बहुत चालाक है। सो एंड और एक फोर्स है 40 kg। 40 kg का टॉर्क इस पॉइंट के रिस्पेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि 40 kg फोर्स इस पॉइंट से ही गुजर रहा है। सो 40 kg फोर्स का जो डिस्टेंस फ्रॉम O एंड 40 kg, द डिस्टेंस बिटवीन O पॉइंट 2 एंड 40 kg इज 0। ओके, सो वी गेट अनदर इक्वेशन दैट इज R1 by R2 is equal to 40 by 100, that is 4:10, that is 2:5. Okay, clear? Now say R1 is equal to 2x, R2 is equal to 5x. Let us put here R1 is equal to 2x, R2 is equal to 5x is equal to 40. So 7x is equal to 40, x is equal to 40 by 7. Okay, so R1 is equal to 2 into x, that is 2 into 40 by 7, यानी कि 80 by 7 kgf, and R2 is 5x, 5 into x means 40 by 7, that is 200 kgf by 7. Okay, so R2 means greater force. So मन्नू की माथे के ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है, वो है 200 by 7, लेकिन ये जो धन्नु है इसकी माथे के ऊपर जस्ट 80 by 7 kg फोर्स लग रहा है। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहां पर एक रॉड है, वो रॉड की जो टोटल लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर। रॉड की एक एंड पर 80 kg का एक मास हैंगिंग। ओके, एंड आप ये जो एज है, इस एज से 20 सेंटीमीटर दूर पर एक पिवोटेड पॉइंट है, यहां पर ये पॉइंट पिवोटेड किया गया है बाय पुटिंग दिस स्टिक टू द ग्राउंड। ओके, ये पिवोटेड पॉइंट है और यहां से फोर्स आपको डालना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि व्हाट फोर्स इज नीडेड टू पुल द वेट, यहां पर कितना फोर्स आपको डालना पड़ेगा जैसे ये उठ जाए। ओके, लेट अस डू द प्रॉब्लम। तो अगर ये उठ जाए तो फिगर कैसे होगा, फिगर ऐसे होगा, राइट।
यहाँ पर वेट है कितना 80 kg, 80 kg फोर्स, यहाँ से डिस्टेंस है 20 kg 20 सेंटीमीटर, और ये जो रेस्ट वाला डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 100 है तो ये रेस्ट वाला होगा 80 सेंटीमीटर. सो हियर वी अप्लाई फोर्स F. ओके, सो हियर इज द पॉइंट ऑफ रोटेशन, हियर इज द फाल्क्रम और पिवोटेड पॉइंट. सो O की रिस्पेक्ट पर टोटल टॉर्क, ये फोर्स की क्या है F इंटू 80. ये है इसका क्लॉकवाइज टॉर्क. F is producing clockwise torque about the point O, and 80 kgf is producing anti-clockwise torque about this point. 80 kg into 20. Okay, clear? This is the torque produced by the force in clockwise direction, and this is torque produced by the 80 kg weight about anti-clockwise direction about point O. These two torques are equal to maintain the equilibrium, that is total torque is 0. Anti-clockwise torque and clockwise torque अगर equal हो जाए तो total torque 0 होगा. So now we can find out F is equal to 80 into 20 by 80, that is 20 Newton. So यहाँ पर आपको 20 Newton 20 kg force, sorry 20 Newton नहीं 20 kg force, 20 kg force यानी कि 20 into 9.8 Newton. ओके, तो 20 kg फोर्स, आपको यहाँ पर 20 kg फोर्स देना पड़ेगा अगर आपको इस 80 kg को उठाना है तो. ओके, सो आप फिर से ये प्रॉब्लम रिपीट करो. देखो आप लोग ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं. ये है लकड़ी. ओके, सो यहाँ पर आप मन्नू, आप ये धन्नु बहुत चालाक हो गया, धन्नु चला गया यहाँ पर. ओके, धन्नु चला गया यहाँ पर, धन्नु, और मन्नू चला आया यहां पर. ठीक है, मन्नू, ये है मन्नू. लकड़ी का जो लेंथ है वो लेंथ है टोटल 100 सेंटीमीटर, एंड इसका जो वेट है वो है 20 kg. ओके, अब धन्नु इज एट 40 सेमी फ्रॉम द एंड, and Mannu is at 20 semi from the end. Okay, clear? I think clear. आपको अब ये कैलकुलेट करना है कि धन्नु के सर के ऊपर कितना फोर्स गिरेगा, और ये सॉरी मन्नू की सर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, और धन्नु की सर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा. आप खुद से ट्राई करो और कैलकुलेट करो और कमेंट बॉक्स में डालो कमेंट. ओके, मैं हेल्प कर रहा हूं. सो धन्नु लकड़ी के ऊपर R1 फोर्स दे रहा है, और सॉरी मन्नू R1 फोर्स दे रहा है, और ये धन्नु लकड़ी के ऊपर R2 फोर्स दे रहा है. ये लकड़ी का जो टोटल वेट है 20 kg, वो एक्ट कर रहा है इसकी जियोमेट्रिकल सेंटर से, यानी कि यहां से 20 kg. सो फर्स्ट इक्वेशन इज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 20 kg फोर्स. ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको आप ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर व्हाट, द लकड़ी इज नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन मोशन. ये लकड़ी इधर भी नहीं जा रहा है उधर भी नहीं आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर टोटल जो वर्टिकल फोर्स है ये फोर्स 0 होगा. ये तीनों फोर्स मिलकर टोटल फोर्स 0 कर देगा. कैसे? ये दोनों फोर्स का जो रिजल्ट है वो इस अकेला फोर्स दोनों फोर्स को रिजल्ट को नॉलिफाई कर देगा. ठीक है, इसीलिए हम R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 20 लिखे हैं. ओके, सो ये तो घूम भी नहीं रहा है, यानी कि इसके ऊपर टोटल टॉर्क भी 0 ही है. सो अब इसको टोटल टॉर्क कैलकुलेट कर लो और पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, इसको वो ले लो. सो यू हैव टू कैलकुलेट टॉर्क, क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट O फॉर R1. सो R1 into this distance, you calculate this distance x से x, and इस पॉइंट की रिस्पेक्ट पर R2 का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी लगेगा. वो कितना होगा, R2 into this distance is y. सो आप इस x और इस y को आप खुद कैलकुलेट करो, एंड यू सॉल्व दिस टू इक्वेशंस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2. ओके, ये आप खुद से करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम
अपना ये जो क्लास था इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, इसको समाप्त कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में आप सेलिना बुक की जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पर। ओके, तो स्टूडेंट्स দেখা হচ্ছে আবার, টাটা।